ठीक है, चालू हो गया ना। चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति के ऊपर बात करेंगे, और वो हमारी कौन सी है, एकदम प्यारी प्यारी सी बैगा जनजाति। वही जनजाति जो माथे पर बहुत सुंदर सा गोदना गुदवाती है, वही जनजाति जो हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि विश्व में भी गोदना प्रिय जनजाति है। तो ये जनजाति बहुत ही खूबसूरत जनजाति है, इनका रीति रिवाज भी उतना ही खूबसूरत है, और ये जनजातियां अपने अंचल में रहकर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। तो इनका तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे छत्तीसगढ़ को जीवित रखने में। इन्हीं से तो है, इन्हीं से तो प्रदेश की गरिमा बनी हुई है। सारे जनजातियों से मिलकर उनकी संस्कृति, उनके नृत्य संस्कार, उनके विवाह संस्कार, जो भी वो अपने संस्कारों को आजिंदा रखे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ को एक अनोखा पहचान देते हैं, विश्व लेवल पर भी एक पहचान देते हैं। वहां से निकलकर जो साहित्यकार निकल रहे हैं, वहां से निकलकर जो नृत्यकार निकल रहे हैं, जो वहां से निकलकर जो गायक निकल रहे हैं, सब इन्हीं के बीच से तो निकल रहे हैं, और अपनी छवि भारत में और उससे ऊपर भी बना रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस प्रदेश के बारे में जानने में। तो चलिए हमारी खूबसूरत बैगा जनजाति के बारे में चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बैगा जनजाति कहाँ से आई, कैसे आई। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा इनके बारे में जानकर कि बैगा जनजाति की उत्पत्ति सीधे ब्रह्मा के द्वारा माना गया है। ये किंवदंती है, माना हुआ है, पूर्वजों से चला हुआ एक उनकी मतलब प्रथा के अनुसार चलन है कि ऐसा हमारे पूर्वज में हुआ था। सभी में ऐसा ही होता है, कोई पूर्वज को बताया जाता है, आगे पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। यही तो संस्कृति है, जो पिछला हुआ है उसको आगे लेकर आते हैं और संस्कृति का आगे संचरण करते हैं। तो देखिए कि बैगा जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी गई है, ब्रह्मा जी से मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में ब्रह्मा जी मतलब एक दो लोगों को जन्म दिए, दो लोगों में से जन्म दिए। तो पहला को क्या दिया, उनको जो पहला व्यक्ति था उसके हाथों में हल दिए, जो हल जोड़ते हैं उस हल को दिए। अब वो हल को लिया और सीधे सीधे चला गया अपने कार्यों में और खेती करने लगा। उस जनजाति का नाम क्या पड़ा, गोड़ पड़ गया। जिसको हल दिए उसका नाम गोड़ जनजाति पड़ गया। अब दूसरी एक और व्यक्ति खड़े थे, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति किया हुआ। उसके हाथों में कुल्हाड़ी दिए या टंगिया दिए, लोकल भाषा में टांगी बोला जाता है और उसका दूसरा नाम कुल्हाड़ी है। तो उसके हाथों में टंगिया और कुल्हाड़ी दिए। वो खेतों में बिल्कुल नहीं गया, खेतों में कोई मतलब उससे फसल उगाने के लिए बिल्कुल नहीं गया। उसने सीधे टंगिया लिया और जंगलों में पेड़ काटने पहुंच गया। इससे क्या हुआ, वो जनजाति चूंकि शुरू में तो नागा थे, नागा मतलब नग्न अवस्था में थे, ब्रह्मा जी ने तो ऐसे ही पैदा किया। तो नग्न अवस्था में उस बैगा को क्या बोला गया, नागा बैगा बोला गया। तो जो बैगा जनजाति है वो अपनी उत्पत्ति किससे मानती है, नागा बैगा से मानती है। हमने देखा था इससे पहले कि कौन से जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बैगा जो जनजाति है उनकी उत्पत्ति हुई है नागा बैगा से। जब ब्रह्मा जी के हाथों, ब्रह्मा जी के द्वारा ये जन्म लिए थे तो क्या हुआ, तो इसमें ये चीज प्रमाणित हो गया कि बैगा जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। सारे जनजातियों में अगर देखा जाए तो बैगा जनजाति सबसे प्राचीन है। यह क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। इसे पिंच कर रही हूँ, इसको अच्छे से याद रखना है तुम्हें, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है। और जब जनरली क्या होता है कि आप ओवरऑल पढ़ते पढ़ते निकल जाते हो और खास चीजों को नहीं पढ़ते हो, लेकिन इसमें खास चीज क्या है कि बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति है। यह प्रश्न आया हुआ है, इस पे आप अच्छे से रखोगे दिमाग में। क्योंकि बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति, तो इसे क्या बोला गया है, सबसे आदिम जनजाति। आदिम मतलब एकदम आदि समय, आदि और अंत सुने हो। आदि का उल्टा होता है अंत, अंत का उल्टा होता है आदि। आदि माने होता है प्रारंभ। तो उस जो शुरू से ही प्रारंभ समय से जो इस धरती पर निवास कर रहे हैं, आदि समय से निवास कर रहे हैं, उसी को तो बोला गया है आदिम मानव। आदिम मानव को कुछ गलत अर्थ में आप लोग सोचते हैं जरूर कि वो नहीं जानते थे, नहीं था उनको खाने पीने का ज्ञान, लेकिन सोचो कि जो शुरू से धरती पे रह रहे हैं उन्हीं के तो वही तो पूर्वज बने सबके। उन्हीं के बाद ही तो जनरेशन विकसित करती चली जा रही है। तो अपने पूर्वजों का तो बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, वो जिस भी अवस्था में थे, जैसे भी थे, लेकिन संस्कृति उन्हीं के द्वारा तो आगे बढ़ी है। तो सबसे शुरू में जन्म होने के कारण इन्हें आदि मानव कहा गया है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरुष की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब सबसे पहले कौन आए, बैगा आए। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति, यह भी प्रश्न का विषय है। आदिम पुरुष मतलब सबसे पहला, आदि शुरुआत का पुरुष। फिर पृथ्वी का प्रथम मानव जाति,
इससे क्या सिद्ध होता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति कौन हो गई? बैगा जनजाति हो गई। अब आपके सामने यह है छत्तीसगढ़ का नक्शा। हम इसमें देखेंगे कि भारत के लेवल में और छत्तीसगढ़ के लेवल में बैगा जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो जो भारत के लेवल में देखा जाए तो पूरा संकेंद्रण कहाँ पे पड़ेगा? मध्य भारत में। मध्य भारत में मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उससे लगे हुए कुछ राज्य आते हैं। तो यहाँ पर संकेंद्रण हो जाएगा इस तरह पूरा मध्य प्रदेश। ये जो पूरा मध्य प्रदेश है यहाँ पर बैगा जनजाति का संकेंद्रण है, क्योंकि मध्य प्रदेश जनजातियों के लिए फर्स्ट स्टेट है, क्योंकि जनजातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। जनजातियों के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और यहाँ पर देख रहे हो सीजी है, यहाँ पर भी बैगा जनजाति रहती है। और इधर पे चले जाओ झारखंड, यहाँ पर जो झारखंड का एरिया है यहाँ पर बैगा जनजाति रहती है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर मुख्य रूप से बैगा जनजातियों का ज्यादा निवास है। और इसमें भी ज्यादा निवास देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवास है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवास है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम निवास है, झारखंड में वैसे ही थोड़ा सा कम निवास है। जनजातियों के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पे है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इनका निवास है। अब इनके अलावा थोड़े थोड़े किसी और राज्य में होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे संकेंद्रण माना गया है और ये मध्य भारत का हिस्सा है ये पूरा। अब यहाँ पर देखते हैं जो इनका निवास छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों पे है। तो यहाँ पर देख रहे हो राजनांदगांव, ये पूरा राजनांदगांव है, राजनांदगांव, फिर कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर भी ले लो, और यहाँ पर जीपीएम है, गोयरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ पर जीपीएम। फिर यहाँ से आगे आ जाओ तो कोरिया, एमसीबी, पूरा ये सब आ जाएगा। ये देख रहे हो ये सारे क्षेत्र में बैगा जनजाति निवास करती है। यहाँ की पूरी पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां पड़ेंगी? मैगल की पहाड़ियां पड़ेंगी। मैगल पहाड़ियां इधर पहाड़ियां मध्य प्रदेश में भी पूरा फैली हुई है। ये पहाड़ियां पूरा मध्य प्रदेश में भी फैली हुई है। इसका नाम उस तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं और उसी किसी का छत्तीसगढ़ में इसका नाम मैगल की पहाड़ियां हैं। तो जो बैगा जनजाति है यहाँ पर पूरा निवास करती है, जैसे कि बालाघाट जिला इससे लगे कुछ जिलों में जो बैगा जनजाति है उनका निवास है। तो यहाँ पर इस तरफ भी पूरी बैगा जनजातियां बसी हुई हैं और पहाड़ों में, जंगलों में अपना घर बनाकर रहती है। एक अपनी ही पहचान के साथ वहां पर वो रहती है। और उसी से लगे हुए जो छत्तीसगढ़ का मैगल का हिस्सा है यहाँ पर पूरा इस क्षेत्रों में निवास करती है। और सबसे ज्यादा संकेंद्रण देखा जाएगा तो कवर्धा जिले में, यानी कि कबीरधाम जिले में। ये छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में जितना भी निवास कर रही है उनमें से सबसे ज्यादा कबीरधाम जिले में उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है कि पूरे भारत के लेवल में देखा जाए तो बैगा जनजाति मध्य भारत में संकेंद्रित है। मध्य भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा निवास करती है। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बालाघाट और मंडला जिला में विशेषकर यहाँ पर बहुत ज्यादा उनका संख्या है। और छिटपुट तो हर जगह मिलेंगी आपको सब जनजाति, लेकिन संकेंद्रण की बात हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति भारत में कुल कितनी है? 75 है कुल विशेष पिछड़ी जनजाति। तो पूरे भारत में विशेष पिछड़ी जनजातियां कितनी हैं? 75 है। 75 में हमारे यहाँ 5 प्रकार की जनजातियों का मतलब स्थान मिला। 5 प्रकार की जनजातियों को घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। हमने उसमें देखा था ए से अबुझमाड़िया, बी से हो जाएगा बैगा, बिरहोर, फिर इसी में सी देखे थे तो सी से हो जाएगा पहाड़ी कोरवा, और सी से हो जाएगा कमार। इन जनजातियों को भारत सरकार के द्वारा मतलब मंत्रालय के द्वारा 5 को दिया गया है क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा। और उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने दो जनजातियों को 2003 में दिया था। वो कौन था? 2003 में पंडो और भुजिया।
अब देखते हैं कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो बैगा को इसमें हम लोग ले रहे हैं, तो भारत में बैगा का कहाँ कहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस भारत के नक्शे में देखेंगे, समझेंगे कि जो बैगा जनजाति है उसको किन किन राज्यों में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। क्योंकि आप भारत भी पढ़ोगे, भारत में भी जनजातियां प्रमुख हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में, इसे अच्छे से याद कर लेना, हमारे मैप में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्यों में ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर है। सबसे ये देखो हमारा सीजी है, हम तो है ही इसमें शामिल, विशेष पिछड़ी जनजाति में बैगा शामिल तो है ही। बगल में हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसमें शामिल है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मध्य प्रदेश में भी दिया गया है बैगा को। फिर उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी दिया गया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं उड़ीसा, उड़ीसा में भी दिया गया है। फिर देखते हैं झारखंड, झारखंड में भी दिया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं बिहार, बिहार में भी दिया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों में बैगा जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। और ये मध्य भारत का है, देख लो यहाँ पर मध्य भारत में ज्यादा इनका संकेंद्रण है। ये भारत का मध्य हिस्सा कहलाता है ना, ये भारत का पूर्वी हिस्सा कहलाता है। इसको इस तरफ को तुम पूर्वी हिस्सा ज्यादा नहीं समझ पाओगे, पूर्वी हिस्सा इसको बोला जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो अगर नक्शा में देखा जाएगा तो ये है तुम्हारा पूर्वी हिस्सा, ये है तुम्हारा उत्तरी हिस्सा, कश्मीर के लगे हुए पूरे पहाड़ी क्षेत्र, और तुम्हारा ये है पूरा पश्चिमी हिस्सा, और ये तुम्हारा साउथ है पूरा दक्षिणी हिस्सा। तो इसे समझना है, जानना है अच्छी तरह से, ये पूर्वी हिस्से में आता है, ये पूरा भारत का मध्य क्षेत्र आता है। और जब खनिज की दृष्टि से देखोगे भारत में, तो मध्य क्षेत्रों में बहुत खनिज मिलते हैं। जो यहाँ पर जितनी पठार वगैरह है, सबके अंदर बहुत सारा खनिज का उत्पादन होता है। खनिज में बॉक्साइट, लोहा, अभ्रक, सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। तो ये कोयला, सारे दृष्टि से यहाँ पर मध्य भारत का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ, ये सिर्फ पूर्वांचल की क्षेत्र है। क्लियर ना? कहाँ पे जाना? मैकल वाले क्षेत्रों पे, जैसे कि अमरकंटक चले जाना। अमरकंटक में थोड़ा सा वहां पर क्या रहते हैं कि गोरेला पेंड्रा मरवाही का क्षेत्र है, वहां पर भी बैगा जनजाति रहती। अगर जिज्ञासा हो मन में ना, तो घूमने चले जाना, फिर जाके झांकना ऐसे, तो हर सिर में का बनी से गो तो हर सिर में का बनी से उनसे पूछना, तो बोलेंगे कि है हमर गोदना हवे, हमन पढ़े रहीन की वी आकार के गोदना तुमन गुदवा था, तो ये भी ना लागे, हमारे पूर्वज के कोई निशानी लागे ऐसा करके वो बताएंगे। फिर तो जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, कभी घूमना तो इस पर्पस में ही घूमने चले जाना। चलिए आइए देखते हैं कि बैगा जनजाति की जनसंख्या कितनी है। बैगा जनजाति की जनसंख्या है 88,817 समथिंग। हमने याद किया था 89,000, हमने उसको एक व्यू में याद किया था कि बैगा जनजाति का निवास सबसे ज्यादा है, तो 89,000, तो 89,000 के अंडर में आए हम लोग 88,817। इसको याद रखेंगे, इसलिए याद ज्यादा रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विशेष पिछड़ी जनजातियों में जनसंख्या किसकी है? तो बैगा की है। प्रश्न आया हुआ है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किन जनजाति की है, किस जनजाति की है? तो उसका उत्तर होगा बैगा। बैगा होगा कि गोंड होगा? किस हिसाब से होगा? हाँ हाँ, प्रश्न में जब ये पूछा जाएगा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो आंसर होगा बैगा। अगर ओवरऑल पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आंसर होगा गोंड होगा। क्योंकि ओवरऑल पूछ रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में जनजातियों के हिसाब से जब पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है, गोंड। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है, तो गोंड। लेकिन जब पूछेगा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो हो जाएगा वहां पर बैगा। और बैगा की जनसंख्या कितना है? 88,817। लगभग याद हो गया होगा तुम लोग को। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या का जो कैलकुलेशन हुआ है, उसमें इनका रैंकिंग है, जो 3 रैंक तक प्रश्न में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनका नाम दिया हुआ है और उनकी रैंकिंग को ABCD करके जमाइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगी जनसंख्या की दृष्टि से बैगा 88,817, 88,000 यानी कि 89,000 तक पहुंच गए हैं। अब आते हैं पहाड़ी कोरवा जो रहती हैं सरगुजा अंचल में, 40,000 मतलब 40,026। हमने देखा था 440 वोल्ट लग रहा था उसको, जब दमनच नृत्य कर रहा था, उससे हमने इसको याद किया था। फिर उसके बाद आते हैं कमार,
कमार क्या है 26,622। कमार कम दिए 26 करते रखता रह गया, वो ऐसे कर लेना। फिर अबुझमाड़िया है 23,330। बिरहोर है मात्र थोड़े से हैं ये, तो कौन हो जाएगा 3,490। 3,490 की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है, सबसे नीचे है रैंक में। तो यहाँ पर देख रहे हो कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी हो गई, बैगा। उसके बाद हो गया पहाड़ी कोरवा, फिर उसके बाद हो गया कमार, फिर हो जाएगा अबुझमाड़िया, फिर हो जाएगा बिरहोर। तो इसको जैसे कि तुमको याद ना रहे तो मैं एक छोटा सा कोड दे सकती हूँ इसमें, ताकि याद रह जाए, क्योंकि ये बहुत विशेष बात होती है ऐसी चीजों को याद करना। तो यहाँ पर देख लो, अब दिखा, ये हो गया पी, ये हो जाएगा क, ये हो जाएगा अ, और ये हो जाएगा बीमारी। चलो कुछ तो याद है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों का हम रैंकिंग को देख रहे हैं, तो रैंकिंग को एक सिरे से याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है, क्योंकि 3-3, 4-4 रैंक तक एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं कोड लगा के, थोड़ी ट्रिकी स्टाइल में पकड़ के रखना है इन चीजों को। बीपी का बीमारी, बीपी का बीमारी आम हो गया है, तो बैगा लोग अब इससे थोड़ा सा सोचते हैं कि बीपी का बीमारी आम हो गया, तो बैगा में इसको रिलेट करके याद कर लो, चाहे किसी में भी याद कर लो। मतलब हम तो ओवरऑल पढ़ रहे हैं ना, विशेष पिछड़ी जनजातियों का रैंकिंग देख रहे हैं हम लोग, तो बीपी का बीमारी करके याद रखना। तो बी से हो जाएगा बैगा, पी से हो जाएगा पहाड़ी कोरवा, क से हो जाएगा कमार, अ से अबुझमाड़िया, और बीमारी से बिरहोर कर लेना, तो ये याद हो जाएगा। देखते हैं कि लिंगानुपात, क्योंकि बैगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या विशेष पिछड़ी जनजाति में इनकी है। तो अब इन पांचों सातों विशेष पिछड़ी जनजातियों में इनका लिंगानुपात कितना है, चलिए ये देखते हैं। तो इनका लिंगानुपात है 9:8:9। अच्छे से याद हो जाएगा, इधर भी 9, उधर भी 9 और बीच में 8, तो 9:8:9। राज्य में अगर देखा जाए टोटल ओवरऑल लिंगानुपात जनजातियों में, तो 1020 होगा। अब इनका कार्य, मतलब लिंगानुपात का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात वह आकलन होता है जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, मतलब महिलाएं कितनी हैं, उसका हम लोग लिंगानुपात की दृष्टि से आकलन लगाते हैं। अगर लिंगानुपात निकाले तो 1000 प्रति हो गया, प्रति 1000 में कितने हैं, तो 9:8:9। इस तरह से पता चल रहा है कि लिंगानुपात कितना है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। देख रहे हो कम है, कम है मतलब बराबरी नहीं हो पा रहा है, लिंगानुपात की दृष्टि से जनसंख्या कम है। काफी कारण है लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ में जनजातियों में लिंगानुपात कम होने के बहुत सारे कारण है, और यह मेंस में आया हुआ प्रश्न है कि जनजातियों में लिंगानुपात कम होने का क्या कारण है। तो मैं इसको मैं बता सकती हूँ अभी, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 43.99, मतलब 43.99%। तो कुल मिला के 44 पे पहुंच ही जा रहा है यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या क्या होती है, कार्यशील जनसंख्या को ऐसे मान लो एकदम सरल शब्दों में, परिभाषा पे जाओगे तो उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन सरल शब्दों में समझोगे तो ये होता है कि जितनी जनसंख्या कार्य में लगी है, जितनी जनसंख्या कार्य कर रही है, उनमें से कुछ लोग कार्य नहीं भी कर रहे हैं, दिखता है कि हाँ कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं करते होते हैं, है ना। तुम्हारे साथ कितने लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, तो कोई सोचेगा कि ये भी पढ़ती होगी, लेकिन नहीं, पढ़ तो तुम रहे हो, और वो बगल वाली जो घूम रही है वो क्या कर रही है, सिर्फ तुम्हारे साथ है कुछ समय के लिए, वो बस दिख रही है। तो ऐसे ही होता है कार्यशील जनसंख्या में कि जितनी जनसंख्या कार्य कर रही है उसमें से न कार्य करने वालों को अलग कर दिया जाता है, और जितनी कार्य कर रही है प्योर होती है वो कार्यशील जनसंख्या। उसी का यहाँ पर प्रतिशत है कि कितने लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र है या फिर कोई भी राज्य हो, वहां पर कुछ जो भी काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, किसानी का काम कर रहे हैं, तो सारे लोग नहीं करते रहते हैं, छुपा हुआ बेरोजगारी होता है उसमें। अगर घर के या पूरे जगह के अगर 5 लोग भी काम कर रहे हैं, तो उसमें से 2-3 लोग काम नहीं करते रहते हैं, वो दिखते हैं जरूर कि हाँ कर रहे हैं काम, लेकिन उनका उस रोजगार में कोई हिस्सा नहीं होता है ना। तो जो रोजगार में उस हिस्सा नहीं दे रहा है वो हो जाएगा अकार्यशील जनसंख्या, और जो कार्य कर रही है वास्तव में, जिससे उत्पादन हो रहा है, वो होती है कार्यशील जनसंख्या। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 43.99%।
ये आप सभी मतलब ओवरऑल छत्तीसगढ़ का भी ये सब डाटा आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जनगणना 2011 के अनुसार आपको एक आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा याद करना होगा, और जो जनसंख्या का है, जनसंख्या का एक चैप्टर है, उसमें एक कार्यशील जनसंख्या आपको छत्तीसगढ़ की अलग से याद करनी पड़ेगी कितनी है करके। फिर आते हैं भाषा परिवार में। तो बैगा जनजाति को हमने देखा था कहाँ पे रहती है, मैकल के पहाड़ियों में रहती है और मध्य क्षेत्रों में रहती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह आर्य भाषा परिवार में आती है। फिर अगला देखते हैं, बैगा जनजातियों को भूमिया या भूइया का एक अलग हुआ समूह माना जाता है। बैगा जनजाति को भूमिया या भूइया से अलग हुआ समूह माना जाता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखोगे, बहुत अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि यह क्वेश्चन का स्वरूप बन सकता है। क्योंकि बैगा में भूइया कहाँ से आया, ये तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसको याद रखना है कि बैगा में भूमिया या भूइया का एक अलग हुआ समूह माना जाता है, बैगा को माना जाता है ना। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना है। तो अभी देखिए बैगा के बारे में प्रमुख बातें जो उनके लिए जानना बहुत जरूरी था। उनका जो रहन सहन है, उनका जो परिवेश है, अब उनमें आते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या, अब देखते हैं कि आर्थिक रूप से उनका जनजीवन कैसा है बैगा जनजाति का। क्योंकि आर्थिक चीजें वो होती हैं जो अपनी जीविका को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो क्या क्या वैसा वो काम करते हैं जिससे उनका रोजगार चले, भरण पोषण हो, छोटा मोटा जो भी काम करते होंगे वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देख रहे हैं कि स्थनांतरित कृषि, स्थानांतरित बैगाओं में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, बेवार कहा जाता है। इसको छोटा सा कोड याद रखना, बैगा बे। बोलते हो ना, बे तबे करते हो ना, वही वाला बे है, ठीक है ना, बस याद करने के लिए है। तो बैगा बे कर लोगे तो बैगा से बेवार याद हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो स्थानांतरित कृषि क्या होती है, भारत के लेवल में इसको बोला जाता है झूम कृषि। जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हमने अभी मैप में देखा था, जो 7 सिस्टर एरिया है, आसाम से लगे जितने राज्य हैं, वहां पर क्या होता है कि झूम कृषि की जाती है। मतलब पेड़ों को काट दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है, उसकी राख पर क्या हुआ, बीज छीट दिया जाता है। फिर वो मौसम मानसून आते रहता है, फिर अपने आप उग जाता है। फिर वहां पर क्या करते हैं, अपने स्थान को छोड़ देते हैं। फिर वो स्थान को छोड़ने के बाद दूसरी जगह पर ऐसा ही प्रक्रम करते हैं और फिर कृषि का काम करते हैं। इससे क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई ज्यादा हो जा रही है। शासन इसके लिए रोक भी लगाया हुआ है कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये इनमें भी जागृति आ गई है, इन्हें समझ में आ गया है कि नहीं अब स्थायी कृषि करना चाहिए। लेकिन ये परंपरागत रूप से चल रहा है, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है कि अब बैगा जनजाति क्या है, बेवार कृषि करती है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में इसको बोला जाता है स्थानांतरित कृषि। मतलब स्थान परिवर्तित कर करके जो कृषि की जाती रही है उसे बोला जाता है स्थानांतरित कृषि। जैसे एक जगह के पेड़ों को काटे, जो झाड़ है उसको काटे, जमीन को पूरा जला दिया, वहां पर क्या हो गया, प्लेन एरिया हो गया। अब वहां पर बीज को छिड़क दिया और बारिश आया और उग गया, वहां का काम खत्म। अब स्थान चेंज, स्थानांतरित हुआ ना, स्थानांतरण कर दिया अपनी भूमि को, फिर अगले जगह फिर ऐसे ही करेंगे। तो इसका नाम है छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि। क्योंकि यह प्रक्रिया अब नहीं है, अभी स्थायी कृषि करने लगे हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सारी चीजों को याद करना है, इसलिए इनकी कृषि पद्धति को क्या बोला जाता है, बेवार। अब देखिए यहाँ पर वनौषधि और जड़ी बूटी के ये जानकार होते हैं। जो बैगा जनजाति होती है उनकी खास बात क्या है, बैगा जनजाति सभी जनजातियों में एक अच्छा स्थान इसलिए रखती है, उनका एक जानकारी के हिसाब से रखती है। ये तो कुल मिला के मेडिसिन मैन हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के। ये जड़ी बूटी जंगलों से लाते हैं, चुन चुन कर, पहचान है इनको, उसकी परख है। तो जंगलों से जड़ी बूटी को लाते हैं और उसको पूरा एक कूट कर चाहे जैसा भी एक मेडिसिन बनाते हैं, और जो इसको उपचार मांगते हैं उसको ये उपचार करते हैं। क्योंकि हर्बल चीजें होती हैं, जड़ी बूटियों का इलाज वैसे भी आजकल अच्छा है। जो एलोपैथिक खा रहे हो, लेकिन कुछ जड़ी बूटियों का भी अच्छा चलन होता है, आयुर्वेदिक चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो कुल मिला के ये वैद्य की तरह कार्य करते हैं और लोगों का उपचार करते हैं। किससे, पेड़ों से, पत्तियों से, पत्तियों को भी पीस कर कुछ उसका लिक्विड बनाते हैं जिससे चर्म रोग वगैरह ठीक होते हैं। तो काफी कुछ ये जानकार होते हैं, तो इन्हें छत्तीसगढ़ का मेडिसिन मैन बोला जाता है। तो मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कौन हुए, बैगा जनजाति हो गए। और इसे गोड़ों का डॉक्टर बोला जाता है। गोड़ों का डॉक्टर कैसे, कि प्राचीन समय में गोड़ राजा यहाँ पे निवास करते थे, इन्हीं क्षेत्रों में, मैगल के क्षेत्रों में ही निवास करते थे। तो गोड़ राजाओं के यहाँ ये तरह जड़ी बूटी कर उपचार करते थे, क्योंकि यही उस समय से ही डॉक्टर थे, इसलिए इनको अच्छा पद मिला हुआ था। अब देख रहे हैं भूत प्रेत भगाने वाले पुजारी को भूमिका कहते हैं। वहां हमने क्या पढ़ा था, भूमिया, भूमिया, उससे कनेक्ट नहीं करना है, भूमिया और ये भूमिका में अंतर है। तो देखो यहाँ पर भूमिका जैसा दिख रहा है ना, तो भूमिका बनाना है, जादू प्रेत
भगा दूंगा, भूमिका बनाते हैं ना, जो दौड़ दाई दौड़ भागे ऐसा करके बोलते हैं। एक प्रकार से भूमिका बना दी है। तो इनमें जो भूत प्रेत भगाने वाले को क्या बोला गया? भूमिका। फिर बांस का सुपा, देखो सभी जनजातियों में अधिकतर में बांस का काम होता है ना। तो हम अलग अलग जनजातियों का भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बांस का काम होता है। बहुत सारी जनजातियां हैं, बिरहोर है, कमार है और धनवार है, ये सब बहुत सारी जनजातियां हैं जो बांस का काम करती है, क्योंकि बांस उनका प्राकृतिक प्रोडक्ट है, उससे वो जरूर काम करेंगी और खास रहता है किसी किसी में। तो हमारी बैगा जनजाति है ना, वो भी बांस का काम करती है, सुपा बनाती है, टोकरी बनाती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनाती हैं वो, क्योंकि कॉमन है सभी में कि बांस का वो काम करेंगी ही करेंगी। चलिए अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन के बाद अब उनका देखते हैं सामाजिक जीवन। बैगा जनजाति का आर्थिक जीवन हमने देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिली, उनका जो भी उनका भरण पोषण किस प्रकार से करते हैं, कैसे लोगों का इलाज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक जीवन, समाज में वो कैसे अपने आप को रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि उनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। चूंकि इनमें पितृसत्तात्मक का चलन है, तो शुरू से चला आ रहा है कि पिता ही देख रहे हैं परिवार को, कुल को भरण पोषण कर रहे हैं। तो ये समाज में मतलब जो स्थिति है पितृसत्तात्मक, ओवरऑल देखा जाए छत्तीसगढ़ में भी जनजातियों में देखा जाए तो पितृसत्तात्मक समाज चल रहा है। पिता के कुल से आगे बढ़ रहा है, इसी को बोला जाता है। ऐसा मत समझो कि पितृसत्तात्मक मतलब पिता का शासन है। शासन शासन देखो अलग चीज होता है, माता का भी शासन चल सकता है। जिस घर में अगर माता पिता नहीं है तो क्या होगा, माता का ही शासन चलेगा। लेकिन जब पिता है, अपने आप में एक्टिव है, बढ़िया कर रहा है, तो पिता का शासन तो अच्छा होता है। तो अपने से बड़ों का तो शासन होना ही चाहिए, और पिता का चल रहा है तो और अच्छा है। तो पितृसत्तात्मक का सीधा सा अर्थ होता है कुल खानदान से, कुल गोत्र से होता है। हमने गोत्र देखा था कि पिता के गोत्र से चल रहा है, पत्नी लड़की शादी करके जा रही है जिस घर में, तो उस परिवार के गोत्र से परिवार को आगे बढ़ा रही है। तो उसी की बात हो रही है कि पितृसत्तात्मक चलन में है। अब देखते हैं यहाँ प्रमुख देवता जो बैगा जनजाति में है, उनके प्रमुख देवता कौन से हैं। पहला हो जाएगा ठाकुर देव। ठाकुर देव कौन है? जो गांव की रक्षा करते हैं। तो जनजातियों में, बैगा जनजाति में मान्यता है कि उनके जो ठाकुर देव है वो हमारे गांव की रक्षा करते हैं। तो गांव, टोटल गांव, उनमें जो भी होता है ना, सहगामी भाव होता है, मतलब सहकारिता का भाव होता है। हमने देखा था कि बेठिया प्रथा क्या है? मतलब किसी भी काम को मिलजुल कर करने का प्रथा है। किसी भी जीवन है, मरण है, सुख का समय है, दुख का समय है, सारे लोग वहां पर मिलकर एक सहकारिता की भावना के आधार पर चलते हैं, उसी को बोलते हैं बेटिया प्रथा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे गांव की बात हो रही है, पूरा गांव मिलकर ठाकुर देव की पूजा करता है कि हमारे गांव की रक्षा करो भगवान। अब देखते हैं दूसरा बूढ़ा देव। जय बूढ़ा देव लिखा रहता है किसी किसी मंदिर में। तो बूढ़ा देव क्या करते हैं? बीमारियों से रक्षा करते हैं। जो भी बीमारी है, किसी को ऐसा मान्यता है, देखो शुरू से मान्यता है तो मान्यता तो होनी चाहिए, अपने अपने धर्म की है, क्योंकि इनका जो मान्यता है उनको अच्छा करवाता है। तो इनमें मान्यता है कि वो बीमारियों से रक्षा करते हैं और उसके बाद इन्हें अपना सब कुछ उनको सौंपे रहते हैं। तो ये क्या होता है, इनको साल वृक्ष में निवास माना जाता है। बूढ़ा देव का निवास नहीं दिख रहा है क्या? बूढ़ा देव का निवास साल वृक्ष में माना जाता है। तो साल वृक्ष इनके लिए बहुत पूजनीय है। तो प्रश्न में रहेगा कि साल वृक्ष किस जनजाति में ज्यादा पूजनीय है? तो बैगा जनजाति में ज्यादा पूजनीय, क्योंकि इनका जो बूढ़ा देव है, इनके जो आराध्य देवता है बूढ़ा देव, उसका निवास किस में मानते हैं? साल वृक्ष में मानते हैं, इसलिए बहुत पूजनीय है साल वृक्ष। चलिए अब देखते हैं कि उपजातियां, बैगा जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं। तो हमने इससे पहले पूरी उपजातियों का एक कलेक्शन पढ़ा हुआ था कि किसकी कौन सी उपजाति होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पर उनका एकदम उन्हीं के अंदर का देख रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर देख रहे हैं कि कौन सा उनकी उपजातियां होंगी। घरोतिया हमने देखा था, घरोतिया, नरोतिया, उसके बाद कोटवन, कुंडी, नाहर, राई, रमैना, भैना, बिजवार। तो कुरका बैगा, नागा बैगा भी होता है, तो उसको भी समझे रहेंगे। कुरका बैगा, कुरका बैगा, नागा बैगा, ये तो है ही है। बैगा से समझ में आ जा रहा है कि उन्हीं की उपजाति है, पर ऐसी उपजातियां आपको मिलेंगी जो बिल्कुल डिफरेंट है, समझ में नहीं आ रही, याद नहीं हो रहा है। तो चलो तुमको एक छोटी छोटी ट्रिकों से याद करा देती हूँ, क्योंकि तुमको टफ पड़ेगा ये। तो यहाँ पे देख रहे हो घरोतिया, और हम किसका पढ़ रहे हैं? बैगा का। बैगा जनजाति को उपजातियां पढ़ रहे हैं, तो हम किसी थोड़ी सी ट्रिक लगाकर याद कर लेते हैं। और ये ट्रिक इन्हीं के बीच से निकला हुआ चीज है, रिलेशन इन्हीं से बन रहा है। कोई अलग से तुमको कोई कहानी बनाकर याद नहीं करना है, ये तुम्हें हमेशा याद रह जाएगा। तो घरोतिया में क्या लगा है? घर।
घरोतिया में लगा है घर। इसका मतलब है कि हर सबके घर में बैग रहता है, तो बैग सबके घर में बैग है, ऐसे करके याद कर लिए। घरोतिया किस में हो जाएगा? बैगा में हो जाएगा। अब देखते हैं नरोतिया। नरोतिया में लगा है नर। नरोतिया में लगा है नर, तो हर नर के पास तो बैग है। तुम सब स्कूल बैग लाते हो, छोटा सा पर्स रखते हो, ऑफिस वाले छोटा सा बैग रखते हैं, तो सब नर के पास बैग है, तो इससे नर से याद कर लोगे, हर नर के पास बैग है। याद हो गया। अब आते हैं कोडवन, तो और अच्छे से याद करा देंगे। इतना टफ भाषा है सोचो कोडवन, लेकिन हम उसको बैग से कैसे याद करेंगे कि आपके बैग में कोड लगा हुआ है। लगा रहता है ना, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैग आ रहे हैं आजकल, 1 2 3 जमाने वाला रहता है, कोड लगा रहता है। आप भी अच्छा अच्छा बैग इंपॉर्टेंट खरीदना जिसका कोड कोई खोल ना सके, सिर्फ आप खोल सको। तो जब आप टूर पे जाते हो तो ऐसे कोड वाले बैग लेकर जाते हो, 3 नंबर मिला दिए और बैग हो गया लॉक, होता है ना, बैग लॉक हो जाता है। इस कोड से याद रखना है कि बैगा का होगा कोड 1, किसका हो गया? बैगा का हो गया। अब कुंडी, जिस बैग को हैंडल आप पकड़ते हो उसको क्या बोलोगे? कुंडी बोलोगे। दरवाजा खटखटा रहे हो, कुंडी से खटखटा रहे हो, मतलब कुछ खींचने का सामान है ना, तो आपके बैग में भी कुंडी लगा होता है, वहां से याद हो जाएगा नाहर। अब ऐसा बैग आप इंपॉर्टेंट बैग रखोगे तो कोई तो उसको हर ही नहीं सकता है, ना ना कोई नहीं हर सकता उसको, तो नाहर से याद कर लेना, कोई नहीं हर सकता है। अब आ जाएंगे राई। राई, तुम्हारे बैग में राई, इंपॉर्टेंट राई रखी हो, ऐसा याद कर लेना कि मेरे बैग में मैं एक राई रखी हूँ, इंपॉर्टेंट राई रखी हूँ, जहां जाऊंगी छिड़ दूंगी, उग जाएगा। रमैना, रमैना, रम रखे हो बैग में। यहाँ पर आ रहा है रम जैसा फील, याद करने के लिए रखना मत, ठीक है ना। यहाँ पर रम टाइप का कोई चीज रख लेना बैग में। और यहाँ पर भैना, देखो तुम्हारा बैग में कोड लगा है, कुंडी लगा है, कोड, उसके पर तुमको तो भय तो है ही नहीं, ना 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 भय ना, कोई भय ना, ऐसा करके याद हो जाएगा भैना। अब आ जाते हैं बिंझवार। बिंझवार को डायरेक्ट याद रखना, बिंझवार एक इंपॉर्टेंट जनजाति है जो अलग से पढ़ना है, इसकी भी उपजातियां हो गई हैं, अपने आप को इतना ज्यादा विकसित कर लिया है कि एक प्रमुख जनजाति के रूप में है, लेकिन है किसकी उपजाति? बैगा की है। तो आपके बैगा को कोई बिंज नहीं कर सकता है, भेद नहीं सकता, मतलब बिंज नहीं कर सकता, याद कर लेना इसको ऐसे ही। अब आते हैं बधु मूल्य, क्योंकि लगता है कि कैसे याद करोगे, लगता जाता है ना, अब कैसे याद होगा, अब कैसे याद होगा, यहाँ पर भी उपाय है ना। देखो बैगा का बधु मूल्य क्या हो गया? खर्ची। बैग रखे हो तो कैसे करोगे? खर्चा नहीं करोगे, करोगे ना। बैग किस लिए रखते हैं? खर्चा करने के लिए रखते हैं। लो हो गया बधु मूल्य खर्ची। इनका जो बधु मूल्य होता है उसे क्या बोला जाता है? खर्ची बोला जाता है। और बधु मूल्य तो हमने देख लिया था कि जो वर पक्ष होता है वो विवाह के एवज में देता है उसको कुछ बधु मूल्य, और कुछ धन संपत्ति के रूप में हो सकता है, कुछ कैश के रूप में हो सकता है, या फिर कुछ धन धान्य के रूप में हो सकता है, कुछ भी ऐसा, या फिर सेवा विवाह किसी किसी में प्रचलित है उस टाइप से हो सकता है, उसकी एवज में काम करके देता है। तो बधु मूल्य का मतलब ये होता है। और खर्ची हम देखें स्पेशल रूप से खर्ची किस में आएगा? बैगा जनजाति में। तो बैग से खर्च करना है, ऐसा करके रिलेट कर लेना है। अब आते हैं विवाह। इनमें इंपॉर्टेंट विवाह, जो कॉमन विवाह है वो सब जानते हो, विवाह पढ़ चुके हो, लेकिन इंपॉर्टेंट विवाह इन्हीं में क्या होता है तो देखते हैं। हट विवाह को पैठुल विवाह कहा जाता है। एक लाइन में स्लोगन टाइप का याद रख लोगे कि बैगा जनजाति में हट विवाह को पैठुल विवाह कहा जाता है, ये एकदम ऐसे ही रखना पड़ेगा। फिर दूसरा आते हैं पुनर्विवाह। बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को खड़ोनी विवाह कहते हैं। पुनर्विवाह क्या हुआ? अब पहले से ही शादीशुदा है और उनका दूसरा विवाह हो रहा है, या पहले से कुछ नहीं है पति या छोड़ दिया है तो दूसरा विवाह हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? खड़ोनी विवाह बोलेंगे। इसको भी अच्छे से याद कर लेते हैं खड़ोनी को। रेलवे स्टेशन पे गए हो तो क्या बैग को छोड़ के घूमोगे? बैग को पकड़ के खड़े खड़े घूमोगे, तो ये हो गया बैगा से खड़ोनी हो गया। बैगा को पकड़ के खड़े खड़े चलना है, बैग को छोड़ के नहीं जाना है। या फिर किसी को भी तुम दिखा कर जाओगे, 2 लोग गए हो, उसको ही बोलोगे कि बैग पकड़ के खड़े रहना, बट मत जाना, भूल मत जाना मोबाइल पे, ठीक ना। उसको समझा के जाओगे तो बैग पकड़ के खड़े रहना है। तो बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को क्या बोला गया है? खड़ोनी विवाह। देखो कितनी कठिन बातें हैं, कठिन शब्द हैं, इसको हम इजीली याद कर रहे हैं, और ये बहुत समय तक, लंबे समय तक याद रहने वाली चीज है जिसको कभी भूल नहीं पाओगे। प्रसव दाई। बैगा जनजाति में जो प्रसव कराने वाली दाई होती हैं उसको क्या बोला जाता है? सुनमाई। मैं दिख रही हूँ क्या किनारे में हूँ? तो मैं यहीं पर खड़े रहती हूँ, तो छुप जा रहा है। देखो जो बैगा जनजाति में जो प्रसव कराने वाली दाई होती है उसको स्पेशल क्या बोला गया है? सुनमाई। 10 मिनट गया, सुनमाई बोला जाता है। सुनमाई को भी कैसे याद करवा देती हूँ, चलो इसको भी याद कर दी, इसके पास भी उपाय है मेरे पास। तो सुनमाई, अपना बैग को तुम रख कर जाओगे ना,
भाई उसका प्रसव हो रहा है तो उसको तो अपना शुद्ध बुद्धि याद ही नहीं रहेगा, तो बोलेगी ये सुन माई मेरा बैग संभाल के रखना ना, ऐसे बोलेगी ना, भाई भाई मेरा बैग संभाल के रखना ना, तो ये सुन माई को बोलेगी बैग संभाल कर रखना दाई को बोलेगी, तो प्रसव दाई कौन हो गया, सुन माई। और आपकी आंटी जी हैं, ठीक है, अपनी दीदी जी और आंटी जी को अच्छे से पहचान लीजिए कि कौन है ये। तो कपची, हम देख रहे हैं कपची, तो बैगा जनजाति में महिलाओं के वस्त्र को कहा जाता है कपची। इसको एक लाइन में याद रखेंगे, स्लोगन टाइप का, कि बैगा जनजाति में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को कपची कहा जाता है। कपची, कपटी नहीं, कपटी नहीं, कपट तो रखनी नहीं है दिमाग में, पढ़ाई कर रहे हो एकदम निष्पाक होके पढ़ना है, ठीक है ना, कपटी नहीं कपची, कपची, ठीक है, गलत मत लिख देना कपटी, तो कपटी हो जाएगा दूसरा चीज, यहाँ हो जाएगा इनके वस्त्र को कपची कहा जाता है, जो कि घुटने तक होता है। जो महिलाएं और दीदी जी आंटी जी पहन रही हैं, आपके बीच से जो माताएं हैं वो जो पहन रही हैं, वो आधे घुटने तक का पहनती है, उसको बोला जाता है इस वस्त्र को कपची। देख लीजिए, है ना इनको। पेय पदार्थ होता है, देखो जनजातियों में पेय पदार्थ का बहुत बड़ा रिवाज है, उनके में हर फंक्शन में, हर विवाह में मृत्यु भी संस्कार होता है या देवता को चढ़ावा जाता है, तो क्या होता है उनमें पेय का चलन है, तो वो अपना पेय स्पेशल बनाती हैं। अलग अलग जनजातियों का पेय का नाम अलग अलग है, तो बैगा जनजाति में पेय का नाम हो जाएगा ताड़ी। हमने याद किया था बैगा ताड़ी, मतलब बैगा ही ताड़ते हैं, मतलब वो जो इलाज कर रहे हैं अपनी मेडिसिन से, तो लोग का तारणहार हो रहा है, मतलब तर रहे हैं लोग, तरना समझ लो उसको, तो बैगा तार रहे हैं, मतलब उसका उपचार कर रहे हैं, तो बैगा ताड़ी याद हो जाएगा। बैगा जनजाति में अब देखते हैं आर्थिक जीवन के बाद सामाजिक जीवन के बाद अब हम देख रहे हैं सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन मतलब उनका जो अलग एक रहन सहन, खास चीजें होती हैं, देवी देवता, पूजा आराधना, नृत्य संस्कार, विवाह, ऐसा करके इसमें भी सांस्कृतिक विशेष, मतलब उनका नृत्य संगीत ही आता है सांस्कृतिक में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सांस्कृतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक दृष्टि से बैगा जनजाति बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है, छत्तीसगढ़ ही नहीं, मतलब विश्व लेवल में वो बहुत प्रचलित है, क्योंकि ये सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, गोदना को बहुत पसंद करती हैं, पैर हाथ सिर कपार सब, ठीक ना सब जगह। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, एक लाइन में याद रखना है, तो कौन होगा, बैगा जनजाति होगा। झेला गोदना, इससे पहले हम दूसरी क्लास में देख लेंगे झेला गोदना कौन गुदवाती है, तो बैगा जनजाति झेला गोदना गुदवाती है। अब इतना गोदना गुदवाएंगे तो झेलना तो पड़ेगा, दर्द भी होता है भाई, जितना चुभा रहे हैं सुई को, तो उसका जो कलर जा रहा है वो अलग, और सुई चुभ रही है वो अलग, और चूंकि इनमें प्रथा है तो प्रथा का पालन कर रहे हैं, नहीं भी करवाएंगे तो करवाना ही पड़ेगा। माथे में भी देख रहे हो बहुत दर्द होता होगा, तो झेलना, उससे भी याद कर सकते हो। अब देखते हैं प्रकार, जो बैगा जनजाति में है वो गोदना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें स्पेशल कई प्रकार के गोदना गुदवाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि उनमें कौन कौन से गोदना गुदवाए जाते हैं। तो हम पहला देख रहे हैं कपाल गोदना। कपाल गोदना का मतलब कपार गोदना भी समझ सकते हो, कपाल और कपार, यहाँ पर कपाल का मतलब कपार हो जाएगा। अब ये माथे पर वी आकार का गोदना गुदवाती है, देख रहे हो, माथे पर वी आकार का गोदना गुदवाती है ये, और यह कब होता है, 8 वर्ष की आयु में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस समय बच्चों का स्किन हल्का रहता है और चीजें थोड़ी सी भूल भी जाते हैं और थोड़ी सी रिकवर जल्दी हो जाता है। आप अगर कान छिदवाओगे ज्यादा उम्र में तो काफी दर्द होगा, भरने में टाइम लगेगा, और कम उम्र में उसको कान छिदवाओगे तो बच्चे तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, बच्चों की स्किन नरम होती है। ये 8 वर्ष की उम्र में करवा रहे हैं, मतलब सिर की बात हो रही है, सोचो सिर में ये प्रकार से बनाया जा रहा है, तो काफी सेंसिटिव एरिया होता है सिर और माथा का बीच का हिस्सा, यहाँ पर बुद्धि होती है, वहां पर वो गुदवा रहे हैं। ये दिख रहा है वी आकार का गोदना, ये देखिए यहाँ पर वी आकार का गोदना है, 3 बिंदी है, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे करके गुदवाए हैं। तो ऐसा मतलब इनमें बीच में वी आकार का गोदना गुदवाया जाता है। चूंकि हमारे पढ़ाई की दृष्टि से वी दिख रहा है, पर इनकी दृष्टि से कुछ और हो सकता है, क्योंकि ये इंग्लिश शब्द तो उतना समझते नहीं होंगे, तो ये प्राचीन समय से गुदवा रहे, तो इनके लिए कोई सिंबल होगा जो पूर्वजों से चला आ रहा है, हम उसको परीक्षा की दृष्टि से वी आकार का गुदना याद कर सकते हैं। कौन सा उनमें रिवाज है, पृष्ठ गोदना, इसको पुखड़ा गोदाए भी बोला जाता है, उनकी भाषा में बोला जाता है पुखड़ा गोदाए, पृष्ठ माने पीठ तरफ, पीठ के एरिया में बहुत ज्यादा पैमाने पर गुदना का रिवाज है उनके में। अब देखते हैं वक्ष गोदना, वक्ष मतलब बोला जाता है हृदय, वक्ष स्थल हृदय स्थल, वहां पर गोदना, कुछ पुष्प पुत्री, कुछ भगवान के
ऐसे करके कुछ चिड़िया पक्षी बनवाते हैं, तो वहां पर पुष्प ये हो जाएगा वक्ष गोदना, यानी कि हृदय में कराए जाने वाले गोदना को बोलते हैं। अब आते हैं बाह की बारी आ रही। बाह गोदना में देखिए कोरी गोदाई से बोला जाता है। बाह से पकड़ के कोरी लेते हैं ना, कोरी लेते हैं, बच्चों को ऐसे याद कर लेना, कोरी से कोरी हो जाएगा। तो बाह गोदना में क्या क्या बोला गया है, कोरी गोदाए। मछली का कांटा यहाँ पे देखो आजकल इसको अच्छे अच्छे तरीके से बनवा रहे हैं लोग, ड्रैगन आकार का बनवा रहे हैं। जनजातियों में तो पहले से प्रचलित है, तो कौन सी नई बात कर रहे हैं ये। आज उसको बस अपडेट कर दिए हैं कि वही सुई रहता है, लेकिन क्या मशीन चलाती है, वो सुई तो वही है, क्या उसमें कुछ कोई बड़ी चीज तो नहीं लगी है, वही पतली पतली सुइयां ही तो लगी हैं, बस वो मशीन चला रहा है घूम घूम का। भैया अपने हाथ से करते हैं इस चीज को। इसमें मछली कांटा बना होता है, बिच्छू बना होता है, कुछ सांप जैसी आकृति होती है, वहां में तो आज वही सब चल रहा है। उसी बिच्छू को ही तो बनवा रहे हैं लोग आज भी, कुछ नया चीज तो कर नहीं रहे हैं, बस तरीके थोड़े से अपडेट कर लिए हैं। अब आते हैं जांघ गोदना। जांघ सामने पैर का सामने वाला हिस्सा जांघ का हिस्सा है, वहां पे गुदवा रहे हैं। ये विवाह पूर्व इसको बोला जाता है, अनिवार्य होता है। अब दूसरा आते हैं पछाड़ी गोदाए, जांघ के पिछले तरफ का गोदना। क्योंकि हमारे ये कल्चर का हिस्सा है, इसलिए बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनमें से प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना होगा। ये जांघ के पीछे का गोदना होता है। देखते हैं नृत्य। अब इसको आप एक श्लोक टाइप का याद रखोगे। जो बैगा जनजातियों में जो नृत्य होता है, एक श्लोक की तरह याद रखोगे। कर्मा बिल्मा सैला परधौनी फाग, ऐसे करके याद रखना। 5 को एकदम याद रखना। इसमें से क्वेश्चन निकल कर आ चुका है। कर्मा बिल्मा सैला परधौनी फाग। ये हो गया कर्मा, ये हो गया बिल्मा, ये हो गया सैला, ये हो गया परधौनी, ये हो गया फाग। अब इसके बाद एक और याद कर लो, झटपट नृत्य और दशहरा नृत्य। बैगा लोग झटपट कर नृत्य करते हैं। झटपट को कैसे याद रख सकते हो, बैग को झटपट पकड़ के चलना है, झटपट झटपट चलना है बैग पकड़ के, तो झटपट नृत्य। जब तुम लोग रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में जाओगे बैग लेके, यहाँ से भी निकलोगे ना, झटपट झटपट निकलते हो ना, जल्दी से भागते हो ना, उसको झटपट नृत्य को बैगा में याद कर लेना। दशहरा नृत्य। फिर उसके बाद अटारी नृत्य। इसको अटारी नृत्य को याद रखना कि जो बस में अटारी बने रहता है, बैग रखने का एरिया, तो अटारी समझ लेना, वहां से याद कर लेना, बैग को अटारी पर रखना है। अब आते हैं नित्य नाटिका। जो बैगा में नित्य नाटिका किया जाता है उसको बोला जाता है छेरता। 1 लाइनर याद रखना है इसको। बैगा की नित्य नाटिका को छेरता बोला जाता है, बस इतना याद। अब देखते हैं सारी चीजों को देखने के बाद हम देखते हैं राजनीतिक जीवन, क्योंकि अच्छे से देखा गया है इससे पिछली कक्षाओं में कि राजनीतिक जीवन उनका एक प्रमुख होता है। हमने देखा था कि जनजातियों में खास बातें क्या होती हैं, उनका एक राजनीतिक जीवन होता है, उनका एक रहन सहन का एक अलग स्थान होता है और संस्कृति का एक अलग महत्व होता है। तो इनमें हर जनजातियों में अपना एक राजनीतिक जीवन स्पेशल होता है। अब क्या है, परंपरागत पंचायत होती है इनमें। बैगा का जो बैगा की जो परंपरागत पंचायत होती है उसमें कुछ स्टाफ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोला गया है मुकद्दम दीवान सम्रत चपरासी, बस ऐसे याद कर लेना, मुकद्दम दीवान सम्रत चपरासी। ऐसे करके ये सारे स्टाफ होते हैं बैगा में। बैगा को रटने के लिए ऐसे बोल देना, बैगा बोला कि मुकद्दम दीवान सम्रत चपरासी, एक लाइन में याद कर लेना। जैसे मैंने नृत्य को याद कराया, कर्मा बिल्मा सैला परधोनी ठाक, बस एक दूसरे को पढ़कर सुना देना, तो 3 बार करोगे एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एक भी नृत्य नहीं छूटेगा इसमें। झटपट कर लो, बैग को झटपट पकड़ते हैं, बैग को अटारी पर टांग देते हैं, ऐसे करके कई नृत्य याद हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें याद करनी ही पड़ेगी, क्यों ना इसको खुशी खुशी याद किया जाए। हर काम को अगर आप बर्डन समझ के करोगे, उससे अच्छा को खुशी से याद कर लो। जब निकले हो तो खुश होकर निकलो, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर पुस्तक। क्योंकि बैगा जनजाति के ऊपर एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी गई है, बहुत प्रमुख पुस्तक लिखी गई है, वो है द बैगास। द बैगास बैगा जनजाति के सारे जीवन पद्धतियों का इसमें वर्णन किया गया है। उनके रहन सहन, उनकी राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन क्या है, उनमें रिवाज, उनके क्षेत्रों पे जाकर रिसर्च किया गया। सारी चीजों पर बुक अध्ययन करने के बाद डोरियर एल्विन ने इस पर बुक लिखा है, द बैगास। द बैगास ये है बुक का फ्रंट एरिया। और द बैगास किसने लिखा है, डोरियर एल्विन ने लिखा है। अब उसके बाद आते हैं, तो अब बैगा के ऊपर एक और पुस्तक लिखी गई है, प्रमुख पुस्तक। बैगाओं के ऊपर 2 प्रमुख पुस्तक लिखी गई है, द बैगास, डोरियर एल्विन, और उसका दूसरा आ जाएगा द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी। द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी किसने लिखा है, दयाशंकर नाग ने लिखा है। हमने इसको एक बार कनेक्ट करके देखा था, आज फिर कर देते हैं ताकि इसमें भी अच्छे से याद हो जाए। द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी, द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे लगा है इकोनॉमी शब्द, यहाँ पे लगा है नाग शब्द। नाग को सीधे इकोनॉमी में बैठा देना है।
तो उससे याद हो जाएगा कि इकोनॉमी में नाग बैठा है। तो द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी दयाशंकर नाग ने लिखी है। और इसमें प्रमुख बातें क्या है, इसमें बैगा जनजातियों की अर्थव्यवस्था की बातें की गई हैं। जैसे कि चाणक्य का कौन सा बुक है जिसमें अर्थशास्त्र है ना, चाणक्य, जैसे चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र बुक है, उसमें क्या है, उसमें प्रशासन के बारे में जानकारी लिखी गई है। उसी के तरह समझ सकते हैं कि जो द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी है वो बैगा जनजाति की अर्थव्यवस्था पर लिखी हुई पुस्तक है, जिसे दयाशंकर नाग ने लिखा है। एक स्पेशल बुक है, इकोनॉमिक पे आधारित है, उनकी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। और बैगा का यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम से पता नहीं चल रहा है द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी क्या है, किसके ऊपर है, तो बैगाओं पे आधारित है यह बुक। अब देखते हैं इनके लिए कुछ विशेष काम किए गए हैं, इनकी विकास और उन्नति के लिए, आर्थिक सामाजिक सभी प्रकार का विकास कैसे हो इनका। तो द बैगा विकास प्राधिकरण, जो कि कबीरधाम में इनका संकेंद्रण है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कबीरधाम में है, तो वहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया है। बैगा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कबीरधाम में बनाया गया है। अब देखते हैं बैगा एवं बिरहोर विकास प्राधिकरण एक और बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया है, बिलासपुर में बनाया गया है। तो ये दोनों उनके विकास और उन्नति का कार्य करते हैं। तो हमने बैगा जनजाति को पूरा रिसर्च कर लिया और पूरी पढ़ाई कर ली। अब इसमें सारी चीजें याद रखनी है, और मेंस की दृष्टि से तो ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैगा अपने आप में एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इनका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन जो भी है, इनकी पुस्तकें हैं, सारी चीजें एकदम अच्छे से याद रहनी चाहिए, ताकि वनडे एग्जाम में जो भी इसमें से निकल कर आता है वो बन जाता है। ये इसको बोलते हैं घुस घुस कर अध्ययन करना, इसे बोला जाता है। ठीक है, आप ऊपर ऊपर से प्री परीक्षा की तैयारी क्या करोगे, ये तो पूरी अंदर की पढ़ाई ऐसी ही होगी। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम में, सब अंदर से आ रहे हैं, तो ये पढ़ाई यहाँ से बहुत काम की होती है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे और अपने अध्ययन में इसको बकायदे बीच बीच में रटते रहेंगे, ताकि आपको कभी भी क्वेश्चन आए तो आपसे अच्छे से बन जाइए।